नमस्कार साथियों, बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 जिसमें अपन को डिस्कस करना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, केंद्रक अम्ल के बारे में। पिछले 4 लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं? केंद्रक के भाग के बारे में, ठीक है ना। और केंद्रक के कितने भागों के बारे में पढ़ा? केवल और केवल आपने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ा, केंद्रक के बारे में पढ़ा और केंद्रक के कितने पार्ट्स होते हैं 4 भागों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना है आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में, क्योंकि कोशिका में आपका क्या रहता है, डीएनए भी रहता है और आरएनए भी रहता है। तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है आपको, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर करना है आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये हो गए आपके डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल के बारे में किसने बताया? न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले किसने बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में? फ्रेडरिक ने। किसने? फ्रेडरिक ने। कौन से न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया? तो आपको कहना है आरएनए के बारे में बताया। राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया किसने? सबसे पहले फ्रेडरिक ने बताया। और चूंकि आरएनए क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड, तो फ्रेडरिक ने सबसे पहले किस न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया? आरएनए के बारे में बताया, राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। और इसका मॉडल दिया सिंगल हेलिक्स मॉडल। क्या दिया? सिंगल हेलिक्स मॉडल। सिंगल हेलिक्स मॉडल दिया। किसने दिया? फ्रेडरिक ने दिया। फ्रेडरिक मिश्र लिख लो पूरा नाम, फ्रेडरिक मिश्र। मिश्रा नहीं है ना, गलत नाम मत पढ़ना। फ्रेडरिक मिश्र सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में आए भाई साहब, फ्रेडरिक मिश्र। और उन्होंने आरएनए के बारे में बताया। फिर क्वेश्चन उठता है कि डीएनए के बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो डीएनए के बारे में सबसे पहले बताया वाटसन एंड क्रिक ने। किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने। 2 लोग एक साथ मिलकर आए, ठीक है ना। और किसके बारे में बताया? डीएनए के बारे में बताया। डीएनए मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। कौन सा मॉडल दिया? डबल हेलिक्स मॉडल। कौन? डबल हेलिक्स मॉडल दिया। किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। कैसा दिया? देखो कैसा रहता है डबल हेलिक्स मॉडल, देख लो भाई साहब डायग्राम। अरे कुछ ऐसा था, ठीक है ना। इसको साफ कर दे रहा हूँ मैं, देखो कुछ ऐसा रहता है आपका डबल हेलिक्स मॉडल। इसको इधर से मिटा दो, ठीक है ना। ऐसा रहता है आपका डबल हेलिक्स मॉडल। किसने दिया था? यह दिया था आपका वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अब देखो डीएनए और आरएनए की उपस्थिति देख लो कि कोशिका में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं इसकी उपस्थिति को। प्रेजेंसी, PRESENCY, प्रेजेंसी लगा लो हेडेक, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए की उपस्थिति के बारे में देखना, हिंदी में लिख लेना आप उपस्थिति, ठीक है ना। देखो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका कोशिका के अंदर, और इधर देख लेना आप आरएनए लिख लेना इधर, ठीक है ना। डीएनए नाभिक नहीं, केंद्रक बोलेंगे इसको, मैं नाभिक बोल देता बार बार साला। देखो न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक में पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब पाया जाता है केंद्रक में। क्या बोल सकता मैं? केंद्रक बोल सकता। ये कहाँ पाया जाता है आपका? केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है आपका? केंद्रक में आरएनए भी पाया जाता है। केंद्रक में आरएनए भी पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन में रहेगा डीएनए और आरएनए। एक ऑप्शन रहेगा आपको डीएनए प्लस आरएनए, तो डीएनए प्लस आरएनए टिक कर देना। क्योंकि देखो आपने क्या देखा कि केंद्रक में डीएनए भी पाया जाता है और केंद्रक में आरएनए भी पाया जाता है। अब देखो इधर डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और किस में पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता। और किस में पाया जाता? ठीक है ना। और यह पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। किस में? ए नहीं पाया जाता साइटोप्लाज्म में, ए पाया जाता है आपका ए आरएनए पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ए पाया जाता है आपका प्लांट में। प्लांट में कहाँ? तो प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में, हरित लिबाक में भी यह पाया जाता है। देखो कॉमन क्या है दोनों में? केंद्रक। क्या है? केंद्रक है। केंद्रक में डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में केवल क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में
हरित लवक में केवल और केवल क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में केवल और केवल क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या नहीं पाया जाता, डीएनए नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में क्या नहीं पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इसको समझना है। अब देखो आपको करना क्या है कि डीएनए के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, डीएनए के बारे में देख लो। इसका फुल फॉर्म आपको तो याद ही है, मैंने बता दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए बने किसके होते हैं, किसके बने होते हैं, तो यह न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके, न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है आपका शुगर प्लस बेस। ठीक है ना, कौन से बेस बताएंगे आगे चलकर, और प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, शुगर बेस प्लस फास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं H3PO4। ठीक है ना, शुगर प्लस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर क्या बना होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है। और कौन से बेस पाए जाते हैं, तो इधर लिख लेना नाइट्रोजनी बेस। कौन से बेस, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार लिख दूं, बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षार। तो मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। शुगर की बात करेंगे, कौन सी शुगर पाई जाती है, ठीक है ना, बाद में बात करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बने होते हैं, आपके डीएनए बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, शुगर से, बेस से प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। शुगर प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, शुगर प्लस बेस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि डीएनए आपके किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। कौन बने होते हैं, डीएनए। देखो आया समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं शुगर की, ठीक है ना। इसमें शुगर कौन सी पाई जाती है, तो देख लेते हैं कौन सी शुगर पाई जाती है किसमें, डीएनए में। किसमें भाई साहब, बात किसकी चल रही है, डीएनए की। चलो इधर आरएनए को भी लिख लो, जब बात आ ही गई है, जब रण क्षेत्र में आ ही गए हो तो दूसरे को भी लिख लो। तो डीएनए में पाई जाती है आपकी 2 पेंटोज शुगर। कितनी, 2 पेंटोज शुगर, 2 पेंटोज शुगर। इसमें पाई जाती है 1 पेंटोज शुगर। कितनी, 1 पेंटोज शुगर। किस में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। पेंटोज का अर्थ होता है 5 कार्बन वाली शर्करा। कितने कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली शर्करा, 5 कार्बन वाली शर्करा। ठीक है ना, पेंटोज उधर भी 5 कार्बन वाली शर्करा। कितनी 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है, 2 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है। कितनी 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है, 1 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है। किस में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। अब देखो इधर एक नया ही क्वेश्चन आता है कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और आरएनए में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो देखो डीएनए में आपका स्टार करके लिखना है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। ऐसा प्रोटीन जिसका पीएच मान कितना हो, 7 से अधिक हो, अर्थात किस नेचर का हो, बेसिक नेचर का। ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है ना, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। किस में पाया जाता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बात आई समझ में, क्लियर। अब देखो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को समझते हैं। ठीक है ना, देखो डबल हेलिक्स मॉडल डाल लेना, डबल हेलिक्स मॉडल किसका पढ़ रहे हैं, डीएनए का। किसने दिया था यह, वाटसन एवं क्रिक ने। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है ना। अब देखो इसकी संरचना कुछ ऐसी रहती है, ठीक है ना, ऐसी आपका हो गया, क्या हो गया, डीएनए हो गया। चलो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, बनाते हैं, बड़ा सा बनाते हैं और अच्छे तरीके से समझोगे। देखो ए
ये क्या हो गया आपका डीएनए हो गया, ठीक है ना। अब देखो डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है, इसकी क्या पूछेगा आपको, मोटाई पूछेगा, कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, किसकी, डीएनए अणु की मोटाई, ठीक है ना। डीएनए अणु की लंबाई कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, किसकी लंबाई पूछा इसने, डीएनए अणु की लंबाई, ठीक है ना। मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम, लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए अणु के दोनों तंतु आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, फास्फेट बंध के द्वारा, किस बंध के द्वारा, फास्फेट बंध के द्वारा, ठीक है ना। अब इधर मैं यदि क्षार लिखूं उससे पहले आपको मैं बता दूं इसमें क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, शुगर प्लस बेस से मिलकर बना होता है। और कौन से क्षार पाए जाते हैं इसमें, कौन से बेस पाए जाते हैं इसमें नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं आपके नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है ना। नाइट्रोजनी क्षार आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, क्या होता है प्यूरिन, और दूसरा होता है आपका पिरीमिडीन, पिरीमिडीन। प्यूरिन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया और पिरीमिडीन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो इनके कौन कौन से दो पार्ट हैं, एक है आपका एडेनिन, ठीक है ना, एक है आपका ग्वानिन, ग्वानिन। देखो प्यूरिन के अगेन दो पार्ट हैं, एडेनिन, एडेनिन, और एक है आपका ग्वानिन, ठीक है ना। पिरीमिडीन के भी अगेन दो पार्ट हैं, साइटोसिन, साइटोसिन और थायमिन। नाइट्रोजनी क्षार को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में, ठीक है ना। कौन कौन से, प्यूरिन और पिरीमिडीन। फिर अगेन प्यूरिन और पिरीमिडीन को दो भाग में डिवाइड किया गया। प्यूरिन के कौन कौन से दो भाग हैं, एक है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। पिरीमिडीन के कौन से दो भाग हैं, एक है साइटोसिन, एक है थायमिन। देखो ध्यान से देखना है मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ। क्या मैं एडेनिन को ए नहीं लिख सकता, लिख दूँ, ग्वानिन को जी लिख सकता हूँ, साइटोसिन को सी लिख सकता हूँ और थायमिन को टी लिख सकता हूँ। अब डबल हेलिक्स मॉडल में, किसके डबल हेलिक्स मॉडल में, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है, थायमिन के साथ जुड़ा होता है। कितने बंधों के साथ जुड़ा रहता है, तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, या फिर मैं ऐसा लिख दूँ साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ठीक है ना। पिरीमिडीन साइटोसिन ग्वानिन के साथ कितने बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, त्रिबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये बंध कौन से होते हैं, तो ये बंध होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध आपको मालूम है कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर होता क्या है कि आपके दोनों तंतु डीएनए के किससे बने होते हैं, शुगर प्लस फास्फेट से, किससे, शुगर प्लस फास्फेट से दोनों तंतु बने होते हैं आपके डीएनए के, ठीक है। अब दोनों तंतु डीएनए के किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, किस बंध के द्वारा, फास्फेट बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर पाए जाते हैं क्षार, कौन कौन से, AT और CG डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगेन यहाँ भी लिखना है AT और CG, बात आई समझ में, डबल बॉन्ड के द्वारा और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही लिख देना आपको, ठीक है ना। और ए बॉन्ड कौन से बॉन्ड कहलाते हैं, मैंने अगेन बताया है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। और आपका यह क्या है, डीएनए का एक भाग है, यह क्या है आपका, डीएनए का एक भाग है। डीएनए के एक खंड को, डीएनए के एक भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है, जीन। बात आई समझ में, जीन क्या कहलाता है, जीन कहलाता है डीएनए का एक भाग। और जीन के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ जीन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। इसीलिए अनुवांशिकी के लिए, जेनेटिक्स के लिए क्या जिम्मेदार रहता है आपका, डीएनए। क्या रहता है, डीएनए जिम्मेदार रहता है किसके लिए, अनुवांशिकी के लिए। क्योंकि यदि आपका डीएनए है तभी तो आपका क्या है, जीन है। और जीन की स्टडी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स।
क्या कहलाती है? जेनेटिक। तो जेनेटिक्स के लिए क्या उत्तरदायी रहेगा आपका? डीएनए उत्तरदायी रहेगा। बात आई समझ में? अब देखो कैसे इसको समझना है आपने, ठीक है ना। मैंने आगे बताया कि डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। देखो डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? शुगर से मिलकर बनता है, बेस से मिलकर बनता है और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। शुगर प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो मैंने क्या कहा कि डीएनए न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें देखना क्या है कि शुगर कौन सी पाई जाती है? तो 2 पेंटोस शुगर पाई जाती है। कितनी पेंटोस शुगर? 2 पेंटोस शुगर क्या कहलाती है? 5 कार्बन वाली शर्करा। कितनी कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली शर्करा। और आरएनए में कितनी पेंटोस शुगर पाई जाती है? तो आंसर करेंगे आप 1। और कौन सी शुगर? पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर क्या कहलाती है? 5 कार्बन वाली शर्करा। अब तो पता है आपको। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या कहलाता है? ऐसा प्रोटीन जिसका पीएच मान कितना हो? 7 से अधिक हो। अर्थात उसका नेचर कैसा होना चाहिए? उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बेसिक नेचर का होना चाहिए, क्षारीय नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। और आरएनए में कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये हुई आपकी डीएनए में अभी बात। और फिर इसके बाद मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर भी बताया, ठीक है ना। ये बताया मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर कि डीएनए के दोनों तंतु आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? फास्फेट बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डीएनए अणु की लंबाई कितनी होती है? डीएनए अणु की चौड़ाई कितनी होती है? ये क्या है? चौड़ाई है आपकी, ठीक है ना, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए अणु की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। डीएनए के अंदर क्षार आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। एडेनिन थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। साइटोसिन ग्वानिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजनी क्षार आपके कितने प्रकार के पाए जाते हैं? इसमें 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। एडेनिन को मैंने ए सिंबल दिया, ग्वानिन को मैंने जी सिंबल दिया। और पिरिमिडिन अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है ना। साइटोसिन को मैंने सी सिंबल दिया और थाइमिन को मैंने टी सिंबल दिया। अब क्वेश्चन यह है कि जेनेटिक मटेरियल कौन कहलाता है? जेनेटिक मटेरियल कौन कहलाता है? क्या आंसर करोगे? डीएनए। क्या करोगे आंसर? डीएनए। मैंने बताया ना, डीएनए का एक खंड क्या कहलाता है? जीन। और जीन की स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। अर्थात अनुवांशिकी क्या है? जीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीन से संबंधित है। और जीन किससे मिलकर बनता है? आपका डीएनए से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में अपन ने किसके बारे में पढ़ा? डीएनए के बारे में पढ़ा। अब अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आरएनए के बारे में, आरएनए के प्रकार के बारे में, आरएनए का काम क्या रहता है आपकी कोशिका के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस लेक्चर में इतने, अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आरएनए। तब तक के लिए देखते रहिए।